नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली टॉपिक्स जहां पर हम बातचीत करते हैं इस पूरे हफ्ते के बाजार को लेकर, साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं कि आने वाले बाजारों की स्थिति कैसी रहेगी, आने वाले हफ्ते में बाजारों की स्थिति कैसी रहेगी और कौन कौन से शेयर जिनके ऊपर आप बेट करके चल सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं जिनसे हम चर्चा करते हैं मार्केट्स को लेकर, जिनसे हम चर्चा करते हैं स्टॉक पिक्स को लेकर भी। और आज भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र सर मौजूद हैं, साथ ही साथ शर्मिला मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर भी, उनका व्यू समझें, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी, और साथ साथ उनके टॉपिक्स भी समझने की कोशिश करें कौन कौन से शेयरों पर अभी के लिए वो दाम लगा रहे हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं मार्केट्स के ऊपर कि कैसे मार्केट्स अभी इस पूरे हफ्ते में पैन आउट होते हुए दिखाई पड़े। दरअसल ये हफ्ता बेहतर हफ्ता कह सकते हैं, करीब करीब 1% के आसपास से गेन सेंसेक्स में आते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी भी रफली 1% के आसपास चला। निफ्टी बैंक इस बार का आउट परफॉर्मर रहा। जहां हर बार निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी बैंक पिछड़ रहा था, इस बार निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ा। 3% के आसपास की तेजी करीब वहां देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स में 4% का उछाल रहा और लाइकवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक अच्छी अपमूव के साथ ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बढ़िया सेक्टर्स से तेजी में रहे उसमें मेटल 5.5% का आसपास का उछाल वहां रहा। पीएसयू बैंक वापस टीम लौटी, 4-4.5% तेजी यहां देखने को मिली। रियल्टी 4% ऊपर रहा और प्राइवेट बैंक करीब करीब 3% के आसपास का उछाल वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा जो इस बार के परफॉर्मर या स्टार परफॉर्मर रहे उसमें डीवी स्लैब, एचडीएफसी बैंक एक बहुत लंबे अंतराल के बाद वापस रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का नया एंट्रेंट और साथ ही साथ एनटीपीसी ऐसे नाम थे जो कि खरीदारी में थे। गिरने वाले शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले, सिप्ला, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम कुछ ऐसे नाम थे जहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस पूरे हफ्ते के मार्केट रैप के बाद अब बातचीत करते हैं कि आगे मार्केट्स कैसा रह सकता है। आप दोनों को नमस्कार, शर्मिला मैम आपको भी और नरेंद्र सर आपको भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले नरेंद्र सर आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा कि मार्केट्स में रफ्तार तो वापस लौटी है और थोड़ा सा रीसेंट कंसोलिडेशन के बाद, लेकिन जो अपटिक आया है इसमें इस बार ड्राइविंग सीट पर निफ्टी बैंक है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप बाजार की इस साल को, क्या स्थितियां हैं, कैसे आगे के लिए मार्केट्स को मान के चलें? जी, अगर आप ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो अभी भी हेल्दी है और मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड में ही है। आज आरबीआई का जो पॉलिसी मीट था उसमें भी अगर आप देखें तो आरबीआई ने जो भी जीडीपी प्रोजेक्शन दी है और इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो लगभग लगभग मार्केट जो एंटिसिपेट कर रहा था उसी प्रकार से है। और उन्होंने जो अपना स्टैंस है वो मेंटेन रखा है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग और जो उनका लिक्विडिटी के रिगार्डिंग स्टैंस है। और जो रेट कट्स का भी जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि जब फेड यूएस फेड का रेट कट आएगा उसी के साथ साथ आरबीआई का भी रेट कट उसको फॉलो अप करेगा, जो कि हमको सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है। तो पॉलिसी के हिसाब से स्टेटस को टाइप का है बिल्कुल मार्केट के एक्सपेक्टेशन से। और जहां तक आगे आने वाले समय में है तो मुझे लगता है मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, मोमेंटम भी पॉजिटिव साइड में ही। और नेक्स्ट वीक से हमारे रिजल्ट सीजन का भी स्टार्ट ऑलमोस्ट हो ही जाएगा फेब्रुअरी में। तो वहां से फिर रिजल्ट्स जो है वो टेक ओवर कर लेंगे मार्केट्स में। और इस वीक जो पीएसयू बैंक्स में रैली आई वो एक काइंड ऑफ रिकवरी रैली है, खासकर प्राइवेट बैंक्स में जो कि बहुत काफी टाइम से चल नहीं रहे थे। तो वहां पे एक थोड़ी सी रिकवरी रैली है। बट स्टिल अगर पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स की अगर बात करें तो हमको पीएसयू बैंक्स फिलहाल ज्यादा बेटर लगते हैं प्राइवेट बैंक्स के कंपेरिजन। तो नरेंद्र सर, क्योंकि अगले हफ्ते अर्निंग्स की भी शुरुआत होगी और मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी बढ़िया अपमूव दिखा चुके हैं, सो इसको आप कैसे रीड करते हो कि मिड कैप स्मॉल कैप की रैली को कैसे इनकैश करा जाए साइमल्टेनियसली अर्निंग्स के? जी, डेफिनेटली अर्निंग्स का इम्पैक्ट रहेगा। मार्केट काफी कीनली वॉच करेगा कि जो वैल्यूएशंस हैं वो अर्निंग्स जस्टिफाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही। कुछ स्टॉक्स में डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगा कि अर्निंग्स काफी अच्छी आएंगी, वहीं पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है देखने को मिले। तो उसी हिसाब से मार्केट का रिएक्शन होगा। हमारी इसमें राय ये है कि आप जल्दीबाजी में निर्णय ना लेने की बजाय अर्निंग्स को अच्छे से स्टडी करके और फिर लॉन्ग टर्म में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वन ऑफ्स है या फिर ये सस्टेन्ड रहने वाली है जो भी है अर्निंग्स में, तो उस हिसाब से आप सोच समझ के और फिर आप एक्शन लीजिएगा। लेकिन ब्रॉडली रिजल्ट्स इन लाइन रहने वाले हैं। इसमें मेरे को कोई ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिख रहा मिड कैप स्मॉल कैप्स में फिलहाल। तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज की उम्मीद आप एटलीस्ट अर्निंग में मत लगाएं, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप फ्रंट पे। शर्मिला मैम, आपका क्या टेक है मार्केट्स को लेकर? क्योंकि जो आज आरबीआई के एमपीसी में भी हाईलाइट हुआ था वो था क्रूड का बढ़ना। तो क्या अभी वो कुछ कंसर्न बन के पोज अप कर रहा है, क्योंकि अब इलेक्शन ईयर में है, एक बड़ा इवेंट अवेटेड है, साथ साथ अर्निंग्स भी आना शुरू होने वाली है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? तो थोड़ा सा
सरप्राइजिंग रहा इस हफ्ते का मूव, वेरी ऑनेस्टली। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक इलेक्शन को लेकर जो कंसर्न रहा है, और हमने उसको काफी प्ले आउट होते हुए देखा था जब स्टेट इलेक्शंस हुए थे, वो किधर भी नजर नहीं आ रहा। तो शायद वो टुवर्ड्स एंड ऑफ मई, आई थिंक बम्बई के इलेक्शंस 20 मई को है, उसके बाद आई थिंक काउंटिंग में 10-15 दिन रह जाते हैं, तो शायद उस फेज में थोड़ा मार्केट में कंसर्न वो दिखे। लेकिन बाय एंड लार्ज अब मार्केट इसको इस तरह से देख रहा है कि कितने सीट्स आएंगे रादर देन एनीथिंग एल्स। तो शायद इस वजह से भी वो बाइंग आता होगा ये हफ्ते। और या तो ये कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वंस द न्यू गवर्नमेंट इज इन, तो एफआईज की बाइंग रिटर्न होगी, तो उसके पहले डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपनी बाइंग कर रहे हैं पोस्ट जिस तरह का करेक्शन हमने मार्च में देखा। बट यस, आई थिंक कि कंसर्न्स शायद मार्केट में मई में इमर्ज होंगे। तब तक जिस तरह से चीजें सामने आई है, वंस अगेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट एज दे से, और काफी उस तरह की बाइंग हमने देखी है इस बार लार्ज कैप्स में भी। सो दैट हैज परहैप्स बीन द सरप्राइज ऑफ दिस लास्ट वीक। लेकिन शर्मिला मैम, इस बार का एक बड़ा सरप्राइज था एचडीएफसी बैंक भी। उनके Q4 के अपडेट आया और एक तरफा उसने चाल बदल दी पूरे बैंक्स की। उसी के दम पर बाकी फिर बंधन बैंक, एयू बैंक और सारे बैंक ही पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। सो एचडीएफसी बैंक का मूव कितना कंफर्ट देता है आपको, या कितने आपको लग रहा है कि हाँ, जो रीसेंट लो था 1380 के आसपास वो डन हो गया है, अब यहाँ से शायद बहुत डाउन साइड ना खुले? सो टू थिंग्स आई विल से इन दिस। एक तो बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि काफी हार्टनिंग था कि जिस तरह की बाइंग आई, और उसमें भी मुझे लगता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैव प्लेड अ बिग हैंड। तो डेटा अपने आप में बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ ये भी एक शायद एक सेल्स नोट थी कि अगर एफआईज की सेलिंग हुई है एचडीएफसी बैंक में, तो एंड वो 1% के नीचे अगर उनकी होल्डिंग आई है, देन दैट विल ओपन अप स्पेस फॉर बाइंग इन एचडीएफसी बैंक। तो वो भी एक कारण हो सकता है, ये पॉजिटिव डेटा भी एक कारण हो सकता है। एंड ऑल सेड एंड डन, क्योंकि जिस तरह से Q3 के नतीजे थे, जो वर्स्ट फियर्स थी मार्केट की, जब से ये मर्जर हुआ है, स्ट्रीट हैज बीन डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, और जो वर्स्ट फियर्स थी कि ये हो सकता है उनके नंबर्स में, वो हो सकता है, वी सॉ इट ऑल गेटिंग प्लेड आउट इन देयर नंबर्स। तो ये इस तरह का डिसबर्समेंट डेटा उसके बाद आना, वो एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात थी। एंड आई पर्सनली लाइक द स्टॉक, और एकदम अग्रेसिव बाइंग का कॉल नहीं है, लेकिन जब कभी डिप्स मिलते हैं तो थोड़ी बहुत बाइंग मैंने क्लाइंट्स को हमेशा रेकमेंड की है। जी, तो एचडीएफसी बैंक पे आप शर्मिला मैम का व्यू सुन रहे थे। अब चलिए बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करने का भी समय आ गया है। शुरुआत करता हूँ नरेंद्र सर, पहला स्टॉक आपकी तरफ से। जी, हमारा जो पहला स्टॉक है वो लार्ज कैप में डिफेंस सेगमेंट से है। कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी डिफेंस सेगमेंट में है। रडार्स, वेपन सिस्टम्स, मिसाइल्स और एवियोनिक्स, तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं कंपनी के, और काफी सारे डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में भी कंपनी काम करती है। और अगर कंपनी के ऑर्डर बुक्स देखें तो 76,000 करोड़ के अराउंड ऑर्डर बुक है कंपनी की। और इस साल का जो ऑर्डर इनफ्लो है वो बेहद ही स्ट्रांग रहा है। कंपनी की जो गाइडेंस थी वो 20,000 करोड़ की थी, पर उससे भी अभी तक जो दिसंबर तक के ऑर्डर्स हैं वो अराउंड 26,000 करोड़ के हैं। तो लास्ट जो क्वार्टर है वहां पे ये उसको भी शूट अप करने वाली है। और कंपनी की अगर नेक्स्ट 2-3 इयर्स की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात करें, काफी सारे जो डिफेंस के जो ऑर्डर्स हैं वो पाइपलाइन में है। काफी बड़े ऑर्डर्स हैं जो अपने आर्मी और एयरफोर्स की जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है। तो हमको आने वाले जो नेक्स्ट 2-3 इयर्स है बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं कंपनी के ऑर्डर इनफ्लो के हिसाब से। और इसमें एग्जीक्यूशन भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखाएगी कंपनी ने रिसेंटली कॉस्ट रैशनलाइजेशन भी किया है, तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट कंपनी का जारी रहेगा। तो इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं 250 के टारगेट के लिए। तो 250 रुपए के टारगेट्स के लिए अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप बेट कर सकते हैं BEL में। डिफेंस स्पेस की ये दिग्गज कंपनी, ना केवल डिफेंस में बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार के अंदर भी कंपनी का कामकाज है, और कई सारे एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है कम्युनिकेशन डिवाइसेस से रिलेटेड। तो आप बेट कर सकते हैं BEL के ऊपर। पहला स्टॉक नरेंद्र सर की तरफ से आया है। शर्मिला मैम, पहला स्टॉक आपकी तरफ से। मैं टीवीएस सप्लाई रेकमेंड करना चाहती हूँ। ये एक रीसेंट लिस्टिंग है। इसकी लिस्टिंग आई थिंक करीबन 197 उसका आईपीओ प्राइस था, तो वो प्राइस से नीचे आया है अब प्राइस। तो मेरे हिसाब से वो एक पहला पॉजिटिव है स्टॉक के फेवर में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक बहुत कंपेटिटिव सेक्टर है, लॉजिस्टिक स्पेस। उसमें उन्होंने अपने आपको उसकी आईपीओ की प्राइसिंग थोड़ी मेरे हिसाब से ऊपर के रेंज में रखी थी, लेकिन अब मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इसके ठीक लग रहे हैं।
एज वी नो कि कंपनी एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन सप्लाई करती है और इनका प्रेजेंस इट्स क्वाइट अ ग्लोबल प्रेजेंस, 26 कंट्रीज में ये प्रेजेंट है। और इनके जो वर्टिकल्स है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स एज वेल एज नेटवर्क सॉल्यूशंस, दोनों में मुझे लगता है कि आगे चलकर ट्रैक्शन ठीक ठाक रहेगा। आई थिंक कि ओवरऑल अगर हम देखें कि दुनिया भर की सिचुएशन भी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज सुधर रही है फ्रॉम डिफरेंट पॉकेट्स, तो उसका भी उनको एक फायदा मिल सकता है। तो आई थिंक कि ओवरऑल नतीजे देखकर, ओवरऑल वैल्यूएशंस देखकर, बिजनेस देखकर मुझे ये काफी स्टॉक अच्छा लग रहा है ये लेवल पे, एंड आई वुड रेकमेंड अ बाय इन इट विद अ टारगेट ऑफ 240। तो आपके सामने टीवीएस सप्लाई चेन का स्टॉक 240 के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर बेट कर सकते हैं। मुरगप्पा ग्रुप जैसा एक क्रेडिबल ग्रुप पीछे इसके है और साथ साथ नंबर्स भी थोड़े बेटर हैं। प्रमोटर होल्डिंग स्लाइटली घटी ज़रूर है, लेकिन अदरवाइज़ ये कंपनी के ऊपर अगर आप बेट करना चाह रहे हैं तो सप्लाई रिसेंटली शायद इन्होंने अपनी एक आम को भी बेचा था, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट बना था। लेकिन ओवरऑल अगर आप बेट करना चाह रहे हैं सप्लाई चेन स्पेस में कोई कंपनी, तो टीवीएस सप्लाई चेन एक नाम हो सकता है। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? जी, हमारा जो दूसरा मिड कैप स्पेस से पिक है वो एपीएल अपोलो ट्यूब्स है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो स्ट्रक्चरल स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स कंपनी सप्लाई बनाती है, जो कि काफी सारे वेरियस एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वेयर हाउसेज हो, चाहे डेटा सेंटर्स हो, चाहे फैक्ट्री की बिल्डिंग्स हो, या फिर अपने हाईवेज बन रहे हो, पोर्ट्स बन रहे हो, एयरपोर्ट्स बन रहे हो। तो जितने भी स्ट्रक्चरल स्टील पे जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो काफी अच्छी डिमांड का रनवे है कंपनी के लिए इंडिया के अंदर, जिस हिसाब से हम इंडिया का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड ना ही की गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि प्राइवेट स्पेस की तरफ से भी हम देख रहे हैं न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव है कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में। और कंपनी की अगर कैपेसिटीज एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी अपनी कैपेसिटी भी इसी डिमांड को देखते हुए काफी एग्रेसिव है कंपनी, और जो कि अपनी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल करने वाली है नेक्स्ट 5 इयर्स में। और कंपनी नॉट ओनली नॉर्मल स्टील ट्यूब्स बनाती है बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी इनका बहुत गहरा योगदान है, और इन्होंने काफी नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, चाहे वो कलर कोटेड स्टील ट्यूब्स और फैब्रिकेशन मटेरियल्स हो। तो बहुत ही बेहतरीन है कंपनी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इनमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 1800 रुपीज का है। नरेंद्र सर, पिछले 10 सालों में ये स्टॉक की तरफ से करीब करीब 7000% का रिटर्न आ चुका है। एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर ये स्टॉक ऑलरेडी बना हुआ है, और उसके बाद भी लगातार इनोवेशन एंड री इन्वेंशन अपने प्रोडक्ट्स को लेकर कर रहे हैं। जिस तरह का एक बड़ा रिटर्न आया, क्या अब जो नए निवेशक होंगे वो भी यही उम्मीद लगाकर चल रहे हैं कि ऐसी मल्टीबैगर ये आगे बनेगा, या अब यहाँ से एक स्टेबल रिटर्न की उम्मीद लगा के चल सकते हैं हम? जी, अगर आप इंडिया एज ए अपॉर्चुनिटी की बात करें तो काफी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट में भी अगर कंपनी की आप टॉप लाइन देखें तो उतनी ज्यादा नहीं है, इवन मार्केट कैप भी फिर अभी ये कंपनी मिड कैप स्पेस में ही है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया की मार्केट को देखते हुए। तो डेफिनेटली मल्टी बैगर तो रहेगा ये, लेकिन जो मल्टी बैगर कोई इन्वेस्टर्स जो हिस्टोरिकली जो बहुत पहले के इन्वेस्टर हैं, जैसे किसी के लिए 50 बैगर होगा, किसी के लिए 30 बैगर होगा, वो शायद इतना स्पीड ना दिखा पाए, लेकिन डेफिनेटली इसमें जो ग्रोथ रहेगी वो हाई 20s में रहेगी। 15 to 20% का CAGR आप डेफिनेटली मान के चल सकते हो। तो आपको अल्फा बिल्कुल जनरेट करके लॉन्ग टर्म में दे सकता है स्टॉक। 43-44 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है, और 15 से 20% या 20 से 25% के आसपास के एक रीजनेबल रिटर्न्स की उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं। इसीलिए एपीएल अपोलो ट्यूब ये 1800 रुपये के टारगेट्स के लिए नरेंद्र सर की तरफ से दूसरा स्टॉक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 3 स्टॉक के ऊपर हम बातचीत कर चुके हैं, एक है BEL, एक है टीवीएस सप्लाई और एक है एपीएल अपोलो। अब बाकी के 3 स्टॉक के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और अगले 3 स्टॉक के ऊपर हम बातचीत करेंगे अपने दोनों जानकारों से। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स, और वीकली टॉपिक्स में हम हर बार की तरह बातचीत करते हैं इस हफ्ते के बाजार को लेकर, अगले हफ्ते आने वाले बाजार की स्थितियों को लेकर, और साथ ही साथ कुछ की स्टॉक्स जो कि इस हफ्ते चले हैं, और उसके अलावा हमारे टॉपिक्स जो अलग अलग जानकार आपको देंगे। बाजार पर तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन शर्मिला मैम, एक सेक्टर जो है ना वो इस बार थोड़ा और लाइमलाइट में आया, वो है IT स्पेस। IT में मिड कैप IT ने वापस रफ्तार पकड़ी। मिसाल तौर पे कोफोर्ज वापस चलना शुरू हुआ, सेलेक्टिव IT में से विप्रो चलना शुरू हुआ, TCS वापस 4000 के ऊपर आ गया, क्योंकि अब अर्निंग में सबसे पहले इन्हीं के आते हैं। तो क्या उम्मीदें लगा कर चलें IT स्पेस से, और यहाँ पर क्या करके चला जाए, क्योंकि एक्सेंचर के नंबर में थोड़ी गाइडेंस कटती, लेकिन अदरवाइज क्या उम्मीदें लगाई जाए पूरा IT स्पेस से?
सो आई थिंक कि गिवन कि जैसे कि आपने जिक्र किया एक्सेंचर ने जिस तरह के गाइडेंस दी है, तो उसके चलते ऐसे लग नहीं रहा है कि जो आपके जो दिग्गज स्टॉक्स है विच इज इन्फोसिस, टीसीएस, उनके शायद नतीजों में उसका असर दिखेगा, बिकॉज इट इज अ सिमिलर साइज एंड रेंज ऑफ बिजनेस दैट दे वुड अप्रोच। तो वो देखेंगे हम, और उस तरह से आई थिंक स्टॉक प्राइस का मूवमेंट भी दिखा है। बट द अदर साइड व्हाट यू सेड इज आल्सो ट्रू कि ज्यादा बाइंग हमेशा मिड कैप्स में रही है, क्योंकि उनके वर्टिकल्स अलग है, वो फोकस वर्टिकल्स है, वहां पर बिजनेस ठीक ठाक रहा है। और मुझे लगता है कि ओवरऑल आईटी स्पेस को लेकर ना आपको एक चीज भूलनी नहीं चाहिए कि फेड एट द एंड ऑफ द डे हैज स्टिल नॉट सेड कि वो रेट कट्स नहीं करेंगे। तो इनफैक्ट कि जिस तरह की उनकी कमेंट्री थी उससे ऐसे सजेशन तो अभी भी ये स्ट्रांग है कि 2 रेट कट्स इस साल में आएंगे, एंड आई थिंक दैट विल हैव इट्स पॉजिटिव प्ले आउट ऑन आईटी एज अ सेक्टर। सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि कब वो रेट्स आते हैं और वो क्या क्वांटम में आते हैं। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से लार्ज कैप्स को लेकर थोड़ा न्यूट्रल रही है, लेकिन मिड कैप्स में पॉजिटिव ही रही है। तो लार्ज कैप थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन मिड कैप के ऊपर आपको नजर रखनी होगी, और मिड कैप में एक्शन वापस आया भी है। ओके, लौटते हैं शर्मिला मैम, अगला स्टॉक आपकी तरफ से। इंद्रप्रस्थ गैस, अगर आप देखेंगे तो जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस था, वो एक समय ऐसी बहुत अट्रैक्टिव स्टोरी निकल कर आ रही थी, क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन तो अपना काम कर ही रहा था, उसके साथ साथ गवर्नमेंट काफी इंडस्ट्रीज को भी एनकरेज कर रहा था गैस पर शिफ्ट करने के लिए। तब जाके आई थिंक समटाइम लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट का ये आया कि विद इन द सिटी ज्यादा करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे, टैक्सीज एक्सेट्रा, और उससे हमने देखा कि सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के स्टॉक्स में करेक्शन आया, एंड आई थिंक विद गुड रीजन, क्योंकि अगर एक बड़ा शहर करता है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि बाकी शहर जो बड़े मेट्रोज है वो भी इस तरह का मूव कर सकते हैं, अगर गिवन की पोल्यूशन लेवल्स क्या है, एंड ऑल ऑफ अस आर फीलिंग इट वेदर यू आर इन दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा। तो उससे एक काफी करेक्शन आया, जो मेरे हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें कि किस तरह का करेक्शन आया, दैट वाज अ लिटिल बिट ओवरडन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मेट्रोज में उनका बिजनेस नहीं है, काफी अलग दे हैव अदर लाइंस ऑफ बिजनेस एज वेल। तो उसके चलते मुझे लगा कि दैट वाज अ लिटिल ओवरडन। उसके साथ साथ आई थिंक द रीसेंट तो वैल्यूएशन का कंफर्ट है, कहने की बात यह है कि वैल्यूएशन का कंफर्ट है इस स्पेस में, और उसके साथ साथ आई थिंक रिसेंटली ये जिस तरह से बात सामने आई है कि इस वी विल हैव अ वेरी हॉट समर, और उसके चलते आई थिंक मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी तैयारी की है कि शायद गैस कंपनीज विल हैव टू अप देयर सप्लाई, तो वो एक पॉजिटिव प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। तो नेट नेट आई थिंक कि इस चीज का जो नेगेटिव असर था उसका दैट इम्पैक्ट विल गो, और वैल्यूएशन का कंफर्ट रहेगा, और इसमें थोड़ी बाइंग रिटर्न हो सकती ये पूरे स्पेस में। उसमें से मैंने इंद्रप्रस्थ गैस चूज किया है विद अ टारगेट ऑफ 520। तो 520 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं इंद्रप्रस्थ गैस के अंदर। इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें रिसेंटली डेवलप हुआ था, जब वो दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला आया था, एक बड़ा डिप आया था, और शायद उस मौके का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन एक अच्छे अपमूव वापस लौटते हुए दिखाई पड़े हैं आईजीएल में, इसलिए आप बेट कर सकते हैं। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम। जी, तीसरा हमारा जो नाम है वो स्मॉल कैप में है। कंपनी का नाम है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, और कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टैंडर्ड और कस्टमाइज्ड क्रायोजेनिक इक्विपमेंट का, जो कि ट्रांसफर और स्टोर करने के काम में जो सिलेंडर्स आते हैं, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़ी साइज के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में लगे हुए होते हैं, या उस टाइप के सिलेंडर्स हो या फिर कंपार्टमेंट्स हो। और कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो गैसेस हैं, जिस टाइप की गैसेस कंपनी हैंडल करती है उनको कहते हैं क्रायोजेनिक गैसेस, जो कि बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे वर्क करती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है, क्योंकि ये आसान नहीं होता है इस टाइप के प्रेशर को हैंडल कर पाना और एडिक्वेटली ट्रांसफर कर पाना। इसमें बहुत सारा R&D और इन्वेस्टमेंट आपका लगता है, और इसमें अगर आप ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी का ग्रोथ रनवे है, क्योंकि आज की डेट में ऑलमोस्ट ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे क्रायोजेनिक गैसेस का कहीं ना कुछ यूज ना होता हो, चाहे वो हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो, LNG हो, या फिर इथाइलिन या और भी केमिकल्स स्पेस हो। इसमें अगर आप देखें तो एरो स्पेस है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन की जो हमारी जो थीम निकल के आ रही है कि हाइड्रोजन का यूसेज बढ़ेगा, तो उसमें भी इस टाइप के सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली। तो कंपनी के लिए ग्रोथ रनवे बहुत ही शानदार है आगे के लिए, और कंपनी को भी लेटेस्ट में भी काफी सारे पेटेंट्स भी कंपनी ने
विन किए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है कंपनी के बिजनेस में आने वाला है, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। इसमें हमारा टारगेट है 1675 रुपीज का। तो ये हाल की लिस्टिंग आयनॉक्स इंडिया, जिसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न भी दिया है, लेकिन 1675 रुपये के फर्दर टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। और एक बात जो नरेंद्र सर ने बोली कि ये स्टॉक में जो एंट्री बैरियर है वो बहुत क्रूशल पार्ट है। नरेंद्र सर, करीब करीब 934 935 रुपये के आसपास ये आईपीओ लिस्ट हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उस समय पर भी ये रफली 30-40% प्रीमियम पर ही लिस्ट हुआ था, तो 700-750 रुपये के आसपास का आईपीओ ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी बढ़िया गेन आने के बाद अब जो गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स हैं उसमें क्या की ट्रिगर रहेंगे जो कि इतनी अच्छी सपोर्टिव बाइंग से मिल सकती है? जी, इसमें जो ऑर्डर विंस जो अभी आएंगे कंपनी के लिए वो काफी क्रूशियल रहेगा। उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूशन पिकअप होगा ऑर्डर्स का वो भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाएगा। तो ये दो की फैक्टर्स रहेंगे आगे आने वाले दिनों में ट्रैक करने के लिए। तो हमको लगता है कि इसमें ऑर्डर विंस और जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो भी अच्छा पिकअप रहेगा। तो 1675 रुपये के टारगेट्स के लिए आप आइनॉक्स इंडिया पर बेट कर सकते हैं। एक बढ़िया तेजी इसने लिस्टिंग के बाद से अब तक दिखाई भी है, लेकिन नरेंद्र सर मानते हैं कि शायद इसमें अपमूव जो है वो आगे भी कैरी हो सकता है। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से तीसरा स्टॉक। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमने अच्छा डेटा आते हुए देखा है। आपने एचडीएफसी बैंक का जिक्र किया, तो होस्ट ऑफ अदर फाइनेंस कंपनीज का भी डिसबर्समेंट डेटा काफी अच्छा आया है। उसमें से एक नाम है आवास फाइनेंशियर्स। ये भी एक वैसे नई लिस्टिंग ही है और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो ओवरऑल मुझे रियल एस्टेट एज अ स्पेस काफी पसंद है। मुझे लगता है कि जो ग्रोथ आएगी वो टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में ज्यादा रहेगी। और ऐसे ही स्पेस में ये कंपनी प्रेजेंट है, उसमें भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में प्रेजेंट है। नॉर्दर्न इंडिया, राजस्थान में उनका काफी अच्छा प्रेजेंस है। 2-3 दिक्कतें आई थी ये स्टॉक में। स्टॉक प्राइस काफी करेक्ट हुआ है। एक तो देयर हैज बीन अ मैनेजमेंट चेंज आई थिंक मई 2023 में। उसके साथ साथ थोड़े बड़े नामों ने भी एग्जिट लिया। आई थिंक प्रमोटर्स का भी थोड़ा सेलिंग रहा, तो ये थोड़े नेगेटिव इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा स्टॉक पर। लेकिन अगर आप देखें कि वो एक दैट इज मोर ऑफ अ सेंटिमेंट हिट, क्योंकि अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स काफी पिछले क्वार्टर के भी और दोनों क्वार्टर्स के काफी ठीक ठाक आए हैं। और अभी जो डिसबर्समेंट डेटा आया है दैट इज ऑब्वियसली वो भी काफी पॉजिटिव है। दैट सीम्स टू सजेस्ट कि एक बहुत अच्छी नोट पे ये कंपनी टू लेंड इट्स ईयर। एंड समवेयर ये भी इंडिकेट करता है कि जो नई मैनेजमेंट आई है उसके मैनेजमेंट बदली होने से नंबर्स में फर्क नहीं पड़ा है, but they have actually grown from strength to strength. So given the fact कि valuations मुझे ठीक लगते हैं, I like the space the company is in, सब चीजों को मिलाकर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बाय हो सकता है with a target of 1800। तो 1800 के टारगेट्स के लिए आप आवास फाइनेंशियल्स को अदरवाइज देख सकते हैं। क्योंकि शर्मिला में आपने फाइनेंशियल्स का स्पेस का जिक्र किया है, तो बजाज फाइनेंस भी इस हफ्ते का एक और अंडर परफॉर्मर रहा है, क्योंकि वो Q4 अपडेट उसके भी आए हैं और वहाँ से निराशा हाथ आई है, तो वो टूटा भी है। उम्मीदें बहुत है बजाज फाइनेंस से, लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी उम्मीदें एचडीएफसी थी, उसने परफॉर्म कर दिया। इससे नहीं, इससे परफॉर्म उम्मीदें, लेकिन परफॉर्म नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर क्या करें जिनके पास है? सो वेरी ऑनेस्टली ये जो दोनों बजाज ट्विंस है ना, वो आपको साल में 1-2 बार इस तरह के मौके देते हैं जिसमें आप बाइंग कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाता है ना, इन टर्म्स ऑफ आइदर सम इंडस्ट्री व्यू या कंपनी रिलेटेड व्यू, और आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरे हिसाब से उसका फायदा लेना चाहिए और बाइंग करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आज भी स्टॉक काफी रिकवर हुआ फ्रॉम द लेवल्स इट वेंट टू। तो आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, बट मुझे लगता है कि नजर ऐसे ही स्टॉक्स पर भी रहने चाहिए जिनमें करेक्शन बहुत आया और अब डेटा अच्छा आया है। और बजाज फाइनेंस में अगर आपको डिप मिले तो डेफिनेटली बाय करिए। तो बजाज फाइनेंस मतलब ये बात का रेफरेंस पॉइंट था खाली आवास फाइनेंसर का, लेकिन अदरवाइज आप बजाज फाइनेंस के ऊपर भी अगर आप निवेशित हैं तो करीब करीब ये हफ्ते में इसके भी Q4 के अपडेट आए थे, इसलिए भी इसे बातचीत करना ज़रूरी था। लेकिन अपडेट्स के बाद ये थोड़ा टूटता हुआ दिखाई पड़ा। 8-8.5% पिछले 6 महीने में टूटा भी है। लेकिन शर्मिला मैम मान रही, कोई भी अगर फॉल मिलता है तो आप उस फॉल का इस्तेमाल करिए, और उन फॉल के इस्तेमाल में आप इस तरह के शेयरों को एक्यूमुलेट करके भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक लॉन्ग साइड पोजीशंस आप बनाकर चल सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग स्टॉक्स जिनके वो बातचीत हो रही थी। नरेंद्र सर, जाने से पहले कि हमने HDFC बैंक का जिक्र किया है तो ICICI बैंक का जिक्र करना भी बनता है।
उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर या विज़ावी एचडीएफसी बैंक के सामने अभी आईसीआईसीआई बैंक पोजीशन कैसा लग रहा है आपको? जी, प्रिफर्ड प्राइवेट बैंक्स में हमारा आईसीआईसीआई बैंक ही है और एचडीएफसी बैंक में आज के जो नंबर्स आए हैं वो डेफिनेटली मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से एनकरेजिंग है, प्लस इसके अंदर फ्लोस का भी एक काफी अहम हिस्सा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर से आप मान सकते हैं कि जो वर्स्ट है वो बिहाइंड हो जाएगा एचडीएफसी बैंक के लिए, बट स्टिल जो पूरी तरीके से जो मर्जर का इम्पैक्ट है उससे बाहर आने में अभी भी एक दो क्वार्टर बिल्कुल लग सकता है, और जो पुरानी जो इसकी ग्रोथ रेट थी उस वहां पे वापस आने में डेफिनेटली एक दो क्वार्टर लगेगा। तो फिर तब के लिए आईसीआईसीआई बैंक प्रिफर्ड। तो इसलिए भी पूछा कि एचडीएफसी बैंक में तेज़ी है और आईसीआईसीआई बैंक में भी लास्ट आवर में बाइंग आई थी, तो देखते हैं ज़्यादा बेटर कौन पोजीशन है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सर आपका भी और शर्मिला मैम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर और अपनी रिकमेंडेशंस पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक बार जाने से पहले दोनों की ही जो रिकमेंडेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। शुरुआत करता हूँ नरेंद्र सर की टॉपिक्स के, शर्मिला मैम के टॉपिक्स के साथ, जहाँ पर टीवीएस सप्लाई चेन के साथ शुरुआत की उन्होंने 240 रुपये के टारगेट्स के लिए। इंद्रप्रस्थ गैस दूसरा नाम है जहां पर वो खरीदारी करके चलने की राय दे रही हैं करीब 520 रुपये के टारगेट्स के लिए। और आवास फाइनेंशियल ये तीसरा नाम है, इसका आमतौर पर जिक्र कम होता है लेकिन यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं 1800 रुपये के टारगेट्स के लिए। लाइक वाइज आप नरेंद्र सर के अगर टॉप 3 पिक्स देखेंगे तो उसमें पहला नाम आता है BEL का 76,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है, करीब 250 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। APL अपोलो ट्यूब्स 7000% का रिटर्न पिछले 10 साल में दे चुका है, लेकिन नरेंद्र सर को लगता है कि अभी भी नई कैपेसिटीज़, नए ऑर्डर्स का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 1800 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं स्टॉक के लिए। और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक की अगर बात किया तो उसमें आयनॉक्स इंडिया, जहां पर अभी रिसेंट की लिस्टिंग है, 6 महीने में बढ़िया पैसा बना के दिया, डबल भी हुआ शेयर, लेकिन यहां पर भी जो कंपनी के लिए नए ऑर्डर्स काम काज कर रहे हैं वो ऑर्डर्स के लिहाज से आप खरीदारी कर सकते हैं करीब करीब 1675 रुपये के टारगेट्स के लिए। स्लोली एंड स्टेडली अब हम अर्निंग सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो अगले हफ्ते में अर्निंग सीजन का एक बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, तो उस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे। लेकिन हफ्ते के आखिरी साइड पर आएगा तो वो भी एक बड़ा इवेंट अवेटेड है, तो उस इवेंट के लिहाज से अगला हफ्ता भी क्रूशियल हो सकता है। इन सब आंकड़ों के बीच में अब वीकली टॉपिक्स को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।